बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप थ्योरम के ये जो सीरीज़ है इसमें लास्ट थ्योरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये थ्योरम जो है थ्योरम नंबर 4 और 5 अगर आता हो तो ये थ्योरम नंबर 6 जो है ये आता है, उनकी स्टेटमेंट्स अगर आती हों तभी ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है थ्योरम नंबर 3 जैसा, क्योंकि हमने पहले दो जो थ्योरम पढ़े थे उनकी मदद से थ्योरम नंबर 3 जो है वो प्रूव हुआ था। इसी तरह थ्योरम नंबर 4 और 5 को अंडरस्टैंड करने के बाद ये जो थ्योरम नंबर 6 है इसको हम करेंगे। थ्योरम नंबर 3 में ये था कि किसी मुसल्लस के तीनों इज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं, और यहाँ हमने साबित करना है कि किसी मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर, वो क्योंकि उनमें आप अगर गौर करें थ्योरम की स्टेटमेंट्स को पहले और दूसरे के, उससे वो अमूदी नासिफ बनते थे जिनसे वो फिर हमें थ्योरम नंबर 3 में मुसल्लस के तीनों अमूदी नासिफ को हम नुक्ता किया था। मसला नंबर या थ्योरम नंबर 4 और 5 के दरमियान में हमने सीखा ज़ाविये के नासिब पर एक नुक्ता लेना होता था, वो आप उसको देखें, देखा होगा मुझे उम्मीद है। तो अब हम जो है ना इस थ्योरम को शुरू करते हैं। इसमें मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब हैं, उन्हें हमने बताना है वो हम नुक्ता है। हम नुक्ता से मुराद वो जो ज़ावियों के नासिफ आप खींचेंगे उन वो नासिफ एक ही नुक्ते पर जाकर मिलते हों और उससे उस एक नुक्ते से गुज़रते हो, तो उसे उन लाइनों को या उन जो हमारी रेज़ हैं उन्हें हम नुक्ता कहते हैं। तो यहाँ ज़ाविये के नासिब लेने हैं, तो नासिब को हमने हम नुक्ता साबित करना है। तो शुरू करते हैं, बहुत आसान है, कंस्ट्रक्शन है इसमें लंबी, और बाकी तो तकरीबन वही मसला नंबर 3 की तरह का है। उसमें और इसमें मामूली सा फ़र्क है, उसमें अमूदी नासिब होते थे, इसमें ज़ावियों के नासिब है और कुछ नहीं है। दावा आम है किसी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। को पता है एक मुसल्लस में टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 उसकी साइड्स होती हैं ए बी, बी सी और ए सी, और 3 इसके एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। मसला नंबर 3 में हमने ये जो साइड्स थी इनके अमूदी नासिफ का बताया था कि वो हम नुक्ता होते हैं। इस मसले में मुझे बताना है कि ज़ाविया ए या और एंगल बी और एंगल सी के जो नासिफ खींचेंगे वो भी हम नुक्ता होते हैं। और सेम उसी तरह मसला नंबर 3 में मैंने 2 साइडों के अमूदी नासिफ खींचे थे, तीसरे को लाया साबित किया था। यहाँ पर भी यही है, 2 एंगल के मैंने अमूदी 2 एंगल के नासिफ मैंने खींचे हैं, ठीक है, और तीसरे का नासिब मैंने बनाया नहीं, वो हमने यहाँ प्रूव करना है कि देखें अगर उसका नासिब भी बनता तो वो भी इसी आई से गुजरना था। तो शुरू करते हैं। मालूम सिर्फ हमारे पास मुसल्लस है, बाकी सब तो हमने क्या करना है, साबित करना है, इसलिए मालूम में सिर्फ एक मुसल्लस ए बी सी ही आएगा। मतलूब क्या है, तीनों एंगल हैं ए बी सी, तीनों के अमूदी तीनों के नासिब मैंने क्या करने हैं, हम नुक्ता के बारे में मैं बता चुका हूँ। अमल मैंने क्या किया, एंगल बी का नासिब खींचा है और एंगल सी का नासिब खींचा है, दोनों नासिब एक दूसरे को नुक्ता आई पर, देखें ये रेड लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, दोनों मैंने नासिब खींचे हैं जो कि आई पर एक मिल रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, नुक्ता आई से आई एफ, देख रहे हैं आई एफ परपेंडिकुलर खींचा है किस पर, ए बी पर, और आई डी जो है वो परपेंडिकुलर बनाया है या खींचा है बी सी पर, देख रहे हैं ये वाला। और उसके बाद थर्ड मैंने क्या किया, आई ई यानी ये वाला एंगल साइड, ये परपेंडिकुलर खींचा है किस पर, ए सी पर। ये आपको पता है मसला नंबर 3 और 4 में इसी तरह होता है, एक नुक्ता ज़ाविये के नासिब पर वाक़या हो तो वो ज़ाविये के बाजुओं से क्या होगा, जैसे ज़ाविया बी हम ले लेंगे, ज़ाविये बी का ये नासिब है, उसके ऊपर एक नुक्ता आई है, तो वो बाजुओं से क्या होगा, मुसाविल फासला होगा। ये डायग्राम में नहीं नज़र आ रहा,
लेकिन ये डिस्टेंस एक जैसा होता है, ये हम मसला नंबर 4 और 5 में इसमें हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये अमल है, अमल को दोबारा करते हैं। एंगल बी और सी के मैंने नासिफ खींचे, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे को नुक्ता आई पर किता करते हैं। फिर आई से 3 परपेंडिकुलर खींचे, आई एफ परपेंडिकुलर खींचा ए बी पर, आई डी परपेंडिकुलर खींचा बी सी पर, और आई ई परपेंडिकुलर खींचा ए सी पर। ये मेरा सारा अमल है। सबूत में वही मसला नंबर 4 और 5 की स्टेटमेंट्स की मदद से हमने ये करना है। मैंने क्या किया है, आई एफ को आई डी के बराबर किया है। आई एफ मुतमासिल है आई डी। इसकी वजह क्या है कि एक नुक्ता आई है जो जाविये का नासिफ है, ये रेड कलर का जाविया बी का, उसके ऊपर वाक़या है, इसलिए ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। ये मसला नंबर 4 की वजह से है। मैंने बताया नुक्ता आई एंगल बी के नासिफ पर वाक़या है, इसीलिए आई एफ फासला आई डी फासले के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरे एंगल की तरफ चला गया। सी एंगल का भी हमने एक नासिफ खींचा हुआ है, उसके ऊपर एंगल आई है, सॉरी नुक्ता आई है, तो ये आई ई और आई डी, क्योंकि इस सी के यही बाजू बनते हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों बाजुओं से ये फासले भी बराबर होंगे। दिखाई नहीं दे रहे लेकिन आप माने इनको। इसी तरह मैंने क्या कर दिया है, आई ई को मुतमासिल कर दिया आई डी के। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको नाम दिया है, और देखें इस पर वही स्टेटमेंट लिखी है, सिर्फ एंगल सी लिखा है यहाँ पर, क्योंकि नुक्ता आई एंगल सी के नासिब पर वाक़या मसला नंबर 4 की वजह से ये दोनों बराबर होते हैं। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट अच्छी तरह आप लोग देखें। पहले भी बताया था मसला नंबर 3 में, एक साइड बराबर हो दो इक्वेशंस की, तो हम उनकी दूसरी साइड्स को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ये कंपैरिजन करना कहते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, 1 और 2 की वजह से ये इधर भी आई डी है, इधर भी आई डी है, तो ये दोनों सेम है, इनको नहीं लिखा, इन दोनों को सेम कर लिया। तो इसका मतलब है आई एफ मुतमासिल है आई ई, यानी आई एफ मुतमासिल है आई ई के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई है, ये एंगल ए के जो दोनों बाजू हैं, देखें एंगल ए का बाजू इधर वाला और एक ये वाला है। अगर आई एफ और आई ई दोनों मुतमासिल हैं, तो इसका मतलब है ये आई जो है दोनों बाजुओं, इस ए के दोनों बाजुओं से एक जैसे फासले पर है। तो मसला नंबर 5 तो यही कहता है कि अगर एक नुक्ता किसी जाविये के बाजुओं से एक जैसे फासले पर हो, तो वो नुक्ता जाविये के नासिफ पर वाक़या होता है। तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 3 की वजह से लिख ये दिया है कि नुक्ता आई जो है वो एंगल ए के नासिफ पर वाक़या है। मैंने बनाया नहीं है एंगल ए का नासिफ, ये मैंने लाना था बस, ठीक है। अब अगर इसकी समझ आ गई है, ये थर्ड इक्वेशन की वजह से ये लाइन मैंने जो लिख ली है, मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो उसके बाद काम आसान है। हमने आई को एंगल ए के नासिब पर वाक़या बना दिया यहाँ पर, तो दूसरा काम तो हमने अमल में किया हुआ है। नुक्ता आई जो है वो एंगल बी और एंगल सी के नासिफों पर वाक़या है। ये बनाया नहीं था एंगल बी और सी के नासिब कहते जो एक दूसरे को नुक्ता आई पर किता करते हैं, अमल की वजह से ये लिख लिया। इस इक्वेशन नंबर 4 और 5 से देखें, आई एंगल ए पर, एंगल ए के नासिब पर, और आई एंगल बी और सी के नासिब पर वाक़या, यानी एंगल दोनों का गौर करें तो एंगल आई तो एंगल ए, सॉरी आई नुक्ता एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के नासिफों पर वाक़या होगा, इन दोनों की वजह से। तो क्या किया, 4 और 5 की रूह से मैंने ये लिख दिया है इनको। और 6 क्या बता रही है कि अगर आई तीनों जावियों के नासिबों पर वाक़या है, तो इसका मतलब है तीनों जावियों के नासिब वो तो हम नुक्ता हुए थे, एक ही नुक्ते से गुजर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 की वजह से मैंने इसको फिर ये लिख लिया। आप गौर करें, सिंपल है। ये दो मेन चीज़ें हैं इस थ्योरम के अंदर इसके सबूत को साबित करने के लिए। पता होना चाहिए कि ये दोनों मैंने कहाँ से लिए। थ्योरम नंबर 4 का अगर पता है तो मैं आई एफ को आई डी के बराबर कर पाऊंगा, और 4 की वजह से आई ई भी बराबर करूंगा आई डी के। अब ये दोनों बराबर होगी, मैंने ये कंपैरिजन कर लिया, ये बराबर होगी, तो ये तो मसला नंबर 5 में ऐसे है कि अगर आई एफ और आई
आई ई, आई एफ और आई ई बराबर है, तो इसका मतलब है आई जाविया ए के किस पर वाक़या होगा, नासिब पर वाक़या होगा। मैंने इक्वेशन नंबर 3 की वजह से आई को एंगल ए के नासिब पर वाक़या कर लिया। उससे अगला काम मैंने अमल का लिया, इन दोनों को इकट्ठा किया, वो इजी काम है, उसमें मुश्किल नहीं है। यहाँ है टर्निंग पॉइंट जिसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि इन दो स्टेप्स का आपको अच्छी तरह पता लग जाए कि इनको आपने कैसे किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को थ्योरम की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आप लोगों के थ्योरम जो है वो ख़त्म हो गए। 9th क्लास के 6 थ्योरम थे चैप्टर नंबर 12 के, वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारे जो भी क्वेश्चंस हों उनका जवाब दे सकूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खुश रहें।